नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा पांडे एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ आजमगढ़ से। आज आपके बीच दोबारा उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पेनफुल पीरियड्स के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोग अक्सर आकर के बोलते रहते हैं कि पीरियड्स के टाइम उनसे कोई काम नहीं होता है, वो उठ नहीं पाते हैं, उनको जो है अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है, काम छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें उनको आती हैं। तो आपको ऐसे में कौन सा पीरियड में जो पेन है, कौन से के लिए दवा खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, क्योंकि सबके घरों में अलग अलग राय दी जाती है। स्पेशली लड़कियों को ये कहा जाता है कि पेनफुल पीरियड्स के लिए कोई मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए। चाहे आपको जितना भी पेन हो, आपको बस उसको बर्दाश्त करते रहना चाहिए। तो आज हम ये सारी भ्रांतियाँ दूर करने की कोशिश करेंगे। पेनफुल पीरियड्स को हमारे साइंटिफिक टर्म में डिस्मेनोरिया कहते हैं। डिस्मेनोरिया मीन्स, मेनोरिया मीन्स मेंसेस, डिस मीन्स पेन। तो डिस्मेनोरिया ये जो होती है, ये प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया उन लोगों को होती है, उन्हें कहते हैं जिनको जब से पीरियड शुरू हुआ तब से उनको पीरियड आने के पहले से लेके जब तक पीरियड होता है लगभग तब तक पेन रहता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया उन लोगों को कहते हैं जिनको पहले पीरियड्स पेनफुल नहीं थे, बाद में उनको पेन शुरू हो गया था। तो इस जो ये डिस्मेनोरिया है, इसके अलग अलग कारण हैं और उन कारणों में कुछ नॉर्मल हैं जिनमें बहुत ज़्यादा आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बीमारियां हैं और उनको हमें जानने की ज़रूरत है कि किस वक्त आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो जब कभी भी हम डिस्मेनोरिया के लिए आप डॉक्टर के पास आते हैं हमारे जैसे, तो हम लोग आपसे कुछ चीज़ें पूछते हैं। अगर कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो चांसेस बढ़ाते हैं आपके पीरियड में पेन होने के, उसमें से एक, अगर आपकी एज 20 ईयर्स से नीचे है, आपको पीरियड्स बहुत कम एज में शुरू हो गया था, 11 साल के पहले शुरू हो गया था, आपकी मॉम को, दीदी को या मासी को या बुआ को भी पीरियड्स में पेन होते थे, तो ऐसे में आपको पेन होता है और वो पेन बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, बस उस वक्त उसको रिलीव करने की ज़रूरत होती है। उसका ट्रीटमेंट और जांचों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। उसके बाद से कुछ लोग को जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आती है, तो ब्लड जो होता है जब फ्लो करता है यूट्रस से बाहर, तो अगर बहुत ज़्यादा होता है तो क्लॉट करने लग जाता है और यूट्रस को, उस क्लॉट को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है और इससे वो पीरियड जो होता है पेनफुल हो जाता है। या इरेगुलर पीरियड अगर आपके आते हैं तो भी आपको ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। पहले घर में दादी नानी ये लोग बताते थे कि आपका जब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे तो ये पेन खत्म हो जाएगा। तो उसको नली पैरिटी कहते हैं। जिनको बच्चा नहीं हुआ होता है उनके में पेनफुल पीरियड्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है, आपकी फेमिनिटी को दर्शाती है। वो आपके पीरियड आने के 12-14 दिन पहले से आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपको अपना बॉडी ब्लोटेड फील होती है, आपको अपने ब्रेस्ट में टेंडरनेस लगती है, आपको मूड स्विंग्स होते हैं और उसके साथ साथ कुछ लोगों को पीरियड में पेन भी होता है। तो इसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। कुछ बीमारियां हैं जो बीमारियां भी पेनफुल पीरियड देती हैं। उसके पहले कुछ लोगों को कॉपर टी आईयूसीडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगा रहता है जो मैरिड लोग हैं, तो उन लोगों को कभी कभी वो यूट्रस उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसके लिए धक्का देता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उससे भी पीरियड में पेन होता है। उसके अलावा एक बीमारी होती है जिसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस जो बीमारी है, वो बीमारी अधिकतर यंग एज में होती है, रिप्रोडक्टिव एज में होती है और उस बीमारी में जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, जब वो यूट्रस के बाहर पाई जाती है तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। भगवान ने यूट्रस की लाइनिंग को ही ये खासियत दी है कि वो जब कभी भी उसमें वो लाइनिंग हर महीने एक पर्टिकुलर टाइम पे शेड ऑफ होती है और उसके शेड ऑफ होने से उसमें से ब्लड निकलता है। हमारी स्किन है, हमारी दांत, आँख, नाक और जगह की जो झिल्लियाँ हैं, इस तरह का पेन वगैरह फील होता है और ब्लीडिंग होती है। तो ये इस एंडोमेट्रियम को कहते हैं, यूट्रस की लाइनिंग को। इस यूट्रस की इस लाइनिंग की खासियत है कि जब ये शेड ऑफ होती है तो ब्लीडिंग होती है। तो जब अगर ये और जगहों पे प्रेजेंट होगी, ये यूट्रस है, इसमें ये जो
इसकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है। ये लाइनिंग जब जब शेड ऑफ होती है तो ब्लीडिंग होती है। अगर यही स्पेशल एंडोमेट्रियम अगर आपके ट्यूब में हो, आपके ओवरी में हो, आपकी यूट्रस की दीवार में हो या फिर आपके पेट में हो, कहीं और हो, तो जब जब यहाँ पे सिग्नल ब्रेन देगा इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग को शेड ऑफ होने की, तो ये लाइनिंग जिस जिस जगह पे प्रेजेंट होगी उन सब जगहों पे शेड ऑफ होगी और उसके शेड ऑफ होने से या झड़ने से ब्लीडिंग आएगी। यहाँ से भगवान ने रास्ता बनाया है इस ब्लड को गिरने के लिए। ये रास्ता ओवरी में नहीं है, ट्यूब में नहीं है, यूट्रस की दीवार में नहीं है, हमारे पेट में नहीं है। और यूट्रस की खासियत है कि अपने अंदर वो एक कंप्लीट लाइव बच्चे के अलावा किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है। अगर मिसकैरेज हो जाता है तो भी पेन होता है। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ यूट्रस की इस लाइनिंग, इस कैविटी के बीच में आती है, इस कैविटी को एंडोमेट्रियम कहते हैं, इस लाइनिंग को एंडोमेट्रियम कहते हैं, इस कैविटी को एंडोमेट्रियल कैविटी कहते हैं। जब कभी भी ये लाइन के अंदर कोई भी चीज़ डिस्टर्ब करती है तो यूट्रस उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है और जिसकी वजह से हमें पेन होता है। इसी तरह से ये जब जब ये यूट्रस की ये एंडोमेट्रियम और कई जगहों पे पाई जाती है तो उस बीमारी का नाम एंडोमेट्रियोसिस होता है। जब वो ओवरी में होती है तो वो अंडों के शेप में ग्रो करती है, गोल गोल। ब्लड पहले पतला होता है तो रेड होता है, फिर ब्राउन होता है, फिर डार्क होकर चॉकलेट की तरह हो जाता है। तो वो गोल गोल सिस्ट में कन्वर्ट होकर के वहाँ इकट्ठा होता रहता है। तो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जो ओवरी में होती है उसको हम एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। जब ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग यूट्रस की दीवार में होती है तो इसको हम एडेनोमायोसिस कहते हैं। जब वो ब्लड आपके फैलोपियन ट्यूब में इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम हेमाटोसैल्पिंग्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें एंडोमेट्रियोसिस और एडेनोमायोसिस कॉमनेस्ट बीमारियां हैं जिनकी वजह से महिलाओं को पेनफुल पीरियड्स होते हैं। वो पेन कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि वो काम नहीं कर पाती हैं, उनको पेन किलर दवाओं से आराम नहीं होता है, उनको इंजेक्शन लेना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन सब से रिलीफ ना होने की वजह से वो इतना घबरा जाते हैं कि उनको लगता है कि उनको कोई ख़राब बीमारी हो गई, उनको अपना यूट्रस रिमूव करा लेना चाहिए वगैरह वगैरह। बहुत तरह की चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं। उसके बाद से दूसरी बीमारी है जिसका नाम है फाइब्रॉयड। ये एक तरह की ग्रोथ है जो यूट्रस की दीवार में होती है। यूट्रस की दीवार मसल्स की बनी होती है, मांसपेशियों की। इन मांसपेशियों में एक ग्रोथ होती है। जो ये दोनों बीमारियां एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस, इवन फाइब्रॉयड, ये हमारे लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी वजह से होती हैं। तो इन सब बीमारियों में जो है ये यूट्रस में फाइब्रॉयड बनता है, ये फाइब्रॉयड जितना इस यूट्राइन कैविटी के नज़दीक होता है एंडोमेट्रियम की तरफ, तो यूट्रस इसको धक्का मारने की कोशिश करता है जिसकी वजह से वो पेन देता है। तो ये सब बीमारियों का पेन बहुत ज़्यादा सिवियर होता है, टिपिकल होता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी आती है। तो ये सारे कारण हैं जिनमें, और कभी कभी ये जो सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह, ये ओपनिंग बहुत पतली हो जाती है किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी और वजह से, जिसको हम सर्वाइकल स्टेनोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे फ्लो तो हो रहा होता है, उस फ्लो को निकल नहीं पाता है वो, तो यूट्रस बहुत ज़्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपको पेन होता है। इसी के अलावा कुछ लोगों को पेल्विक इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं, उनकी वजह से भी आपको पीरियड में पेन होता है। तो ये तो हो गए इसके कॉजेज। सिम्टम, किसी को वो पेन जो है पीरियड शुरू होने के एक दिन पहले शुरू हो सकता है, जब तक फ्रैंक फ्लो नहीं हो रहा है तब तक हो रहा है। किसी किसी को वो पेन जो होता है पीरियड के साथ शुरू होता है, जब तक तेज फ्लो होता है तब तक पेन होता है, और जब फ्लो ठीक हो जाता है तो वो पेन खत्म हो जाता है, और किसी किसी को थ्रू आउट चलता है। एंड एडेनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस का जो पेन होता है उसमें कुछ टिपिकल चेंजेस उसके साथ होते हैं, जैसे कि उस वक्त उनको यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, उनको पेशाब करने में दर्द होता है, लैट्रिन करने में दर्द होता है, उनको सेक्सुअल फिजिकल कांटेक्ट में दर्द होता है, उनको लूज मोशन शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, वोमिटिंग होती है। इनिशियली ये सिर्फ मेंस्ट्रुअल फेज में होता है, लेकिन जैसे जैसे बीमारी पेट के अंदर भी फैलती जाती है तो वो आपको पीरियड के पहले और पीरियड के बाद भी होने लग जाता है। तो ये सारे लक्षण हैं। जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपसे डॉक्टर आपकी फैमिली हिस्ट्री पूछता है, आपको कितने एज में एमसी आया था। ये सारी हिस्ट्री लेने के बाद वो आपका कभी कभी फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, पेट से छू के आपको देखता है, और सेक्सुअली एक्टिव हैं
तो वो आपका बाई मैनुअल पर वेजाइनम एग्जामिनेशन कर सकता है, जिसमें उसको पता चलता है कि आपका यूट्रस छूने पे पेनफुल तो नहीं है, आपको कोई ग्रोथ तो नहीं है, ओवरीज और ट्यूब्स ठीक तो हैं। ये सारी चीज़ें, उससे कई बीमारियों का आइडिया हमको सिर्फ इस फिजिकल एग्जामिनेशन बाई मैनुअल वेजाइनल एग्जामिनेशन से ही लग जाता है। उसके अलावा कभी कभी हम जब देखते हैं कि नहीं, बीमारी पूरी तरह समझ में नहीं आ रही है, तो हम आपको अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर सकते हैं। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो हम आपका ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छा होता है। मैं हमेशा समझाती हूँ कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, आप छत में एक खिड़की बना के मुझे देखेंगे तो मैं उतनी साफ नहीं दिखूंगी जितना आप इधर दरवाजे से आके मेरे सामने खड़े होके देखेंगे। तो वही अंतर होता है ट्रांस एब्डोमिनल एंड ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में। कभी कभी उतने से चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, स्पेशली एंडोमेट्रियोसिस जब डीप हो जाती है, डीप एंडोमेट्रियोसिस जिसको कहते हैं, तो ऐसे में हम आपका MRI और CT स्कैन भी कराते हैं। कभी कभी इन सब चीज़ों से भी पूरी तरह से डायग्नोसिस नहीं बन पाती है, तो एक लैप्रोस्कोपी या दूरबीन जांच होती है, जिसमें हम आपके पेट के नाभि के पास, आपके नेवल के पास एक छेद करते हैं, आपको बेहोश करके उसके थ्रू कैमरा डाल करके हम आपके शरीर के अंदर की सारी पेट की चीज़ों को देखते हैं। और वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट है एंडोमेट्रियोसिस का, एडिनोमायोसिस का, फाइब्रॉइड का। और उसी सेम सिटिंग में अगर बीमारी ज़्यादा होती है तो हम उसको निकाल भी सकते हैं। तो ये तो सारे टेस्ट हो गए जो जिनकी ज़रूरत सबको नहीं पड़ती है। तो जब कभी भी आपको पेनफुल पीरियड्स हो रहे हों, तो आपको सबसे पहले अपना मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करना चाहिए कि ये जो आपको पीरियड्स आ रहे हैं, ये टाइम से आ रहे हैं कि नहीं, ये पीरियड्स आते हैं तो कितने दिन रहते हैं, पीरियड में जो पेन होता है, जो पीरियड का पेन है वो पीरियड शुरू होने के पहले शुरू हुआ और जो जो फ्लो होने लग गया बंद हो गया, या वो पीरियड जितने दिन चला उतने दिन पेन हुआ, या किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको पेन हो रहा है। उस पेन से जब आपको आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में डिस्टर्बेंस होने लगे, आप हाउसवाइफ हैं तो अपने घर का काम पूरा नहीं कर पा रही हैं, आपको लेटना पड़ रहा है, आप स्टूडेंट हैं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आप जॉब करते हैं, आप अपने जॉब पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, पेनफुल पीरियड्स नॉर्मल नहीं होते हैं। हमने एक मुहिम चलाई है लोगों को बताने के लिए, क्योंकि हमें हमारे घरों में हमेशा यही समझाया गया, हमारी दादियों ने, नानियों ने, हमारी माँओं ने हमें ये बोला कि ये पीरियड में पेन बिल्कुल नॉर्मल है और एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुमको बच्चे हो जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, और इसमें अगर तुम दवा खाओगी तो आगे चल के तुम्हें बच्चा होने में दिक्कत होगी और वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ उन सारे अभिभावकों को जिनकी लड़कियों को पेनफुल पीरियड होता है, उन सारे हस्बैंड्स को जिनकी वाइफ्स को पेनफुल पीरियड होता है, कि पेनफुल पीरियड नॉर्मल नहीं होता है। आपको अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, जांच जरूर करानी चाहिए कि ये पीरियड का पेन क्यों है। तो जब कभी भी आपको पेनफुल पीरियड हो रहा है, अगर पहली बार हुआ, तो आप कुछ होम रेमेडीज़ हैं उनको इस्तेमाल करके देखें। अगर उनसे आपको रिलीव हो जाता है, आगे चल के वो दोबारा से नहीं होता है, तो इसका मतलब वो हो गया, कोई बात नहीं थी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो रिपीटेडली हो रहा है और होम रेमेडीज़ आपके ऊपर काम नहीं कर रही हैं, तो आपको सीरियसली इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जब कभी भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो पहले जनरल मोडालिटीज़ की बात करते हैं, जैसे हॉट वाटर बैग हो गया, कोई हीट पैड हो गया। अभी मैं पढ़ रही थी हीट पैड बनाने का बहुत अच्छा तरीका, उसमें आप किसी भी कपड़े का एक बैग बना के उसके अंदर चावल भर लीजिए, और आपके घर में माइक्रोवेव अगर है या जो भी है, उस चावल को या तवे पे गरम कर दीजिए, इतना कि उसका टेम्परेचर आपको बर्दाश्त हो पाए। उसको आप अगर पेट पे रखते हैं तो उससे आपको पीरियड के पेन में रिलीफ मिलता है। इसी तरह से पहले ज़माने में हमारे यहाँ घर में लोग, दादी वगैरह, मम्मी वगैरह, पेट में दर्द होता था तो एब्डोमिनल मसाज करते थे। एंडोमेट्रियोसिस के मेंस्ट्रुअल पेन में मसाज बहुत अच्छा काम करता है।
स्पेशली अगर उसको एसेंशियल ऑयल्स के साथ किया जाए, बहुत तरह के एसेंशियल ऑयल्स आ गए हैं मार्केट में, उन सबको मिला करके, लेवेंडर ऑयल है, बहुत सारे हैं, मेरे को नाम सारे याद नहीं है, उनको किसी बेस ऑयल में मिला करके, और अगर उससे आप अपना एब्डोमिनल मसाज करते हैं तो इसके ऊपर साइंटिफिक स्टडी भी हुई है जिसमें प्रूव हुआ है कि ये मसाज बहुत इफ़ेक्टिव होता है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ठीक करने में। इसके साथ साथ आप ज़्यादा पानी पीते हैं, रिच न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, अपना सॉल्ट इंटेक या नमक की मात्रा अपने खाने में कम कर देते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, हल्दी वाला दूध पीते हैं, या अदरक नींबू काली मिर्च वाली चाय, लेमन टी, जिंजर टी, मिंट टी, कैमोमाइल टी, सिनेमन टी, ये सारी चीज़ें अगर आप पीते हैं तो आपको इस मेंस्ट्रुअल पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। जिन लोगों को इसके साथ साथ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वाले सिम्टम्स लाइक मूड स्विंग्स, ब्लोटिंग, वॉमिटिश, नोजिया, ये सारी चीज़ें होती हैं, उन लोगों को सौंफ खाने से बहुत आराम मिलता है, अदरक खाने से बहुत आराम मिलता है। उनके खाने में अगर अखरोट, बादाम की मात्रा ज़्यादा हो, सब्जियों में ब्रोकली खाएं, वो पपाया खाएं, तो ये सारी चीज़ें उनको इस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से किसी तरह से रिलीव करती हैं, क्योंकि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ कुछ न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, स्पेशली विटामिन लाइक विटामिन बी, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये सब अगर आप अपने डाइट में नेचुरल सोर्स की तरह से यूज़ करें, ऑलिव ऑयल का यूज़ करें, पीनट बटर, मूंगफली का बटर बनता है वो यूज़ करें, ब्राउन राइस खाएं, पपाया खाएं, चिकन, फिश, इन सब चीज़ों से आपकी वो सारी कमियां, स्पिनच है, तो ये सारी चीज़ें उन कमियों को दूर करती हैं। तो ये तो होम रेमेडीज़ हो गई सारी जो आपको करना चाहिए और आप कर सकते हैं। जीरा बहुत अच्छा पीएमएस में काम करता है, तो जीरा वाटर आजकल वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो अगर आप वो जीरा वाटर पीते हैं, उसके अलावा फिज़िकली आप एक्टिव रहते हैं, जो भी फिज़िकल एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है, स्विमिंग, रनिंग, डांसिंग, जुम्बा, पिलाटे, व्हाटएवर आपको जो भी पसंद हो, उस तरह की अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, उससे आपको रिलीफ होता है। कुछ मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, अगर आपको म्यूज़िक सुन के रिलैक्सेशन फील होता है, आप म्यूज़िक सुनिए। अगर आपको योगा करने से आराम मिलता है, योगा के कुछ पोजेज़ हैं, जैसे चाइल्ड पोज है, जिसमें आप अपने पेट के बल ज़मीन पे यूँ करके हाथ लेट जाते हैं, उससे आपको पेन में रिलीफ होता है। आपको स्पाइनल ट्विस्ट होता है कि आप स्ट्रेट लेट गए, अपना दोनों पैर घुटने चेस्ट से लगाया, उसको एक साइड में गिरा दिया और मुंह को दूसरी तरफ कर लिया, इसको स्पाइनल ट्विस्ट करते हैं, और दोनों तरफ आप 5-5 ब्रेथ तक अगर रहते हैं तो उससे बहुत ही आराम मिलता है आपको। मकरासन में आप प्रोन लेट जाते हैं यहाँ हाथ रख करके, उससे आपको रिलीफ मिलता है। इसी तरह से मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो उनसे आराम मिलता है। अगर ये चीज़ें सारी आपके ऊपर इफ़ेक्टिव नहीं हैं तो आप पेन किलर्स भी ले सकते हैं। ये पेन किलर नॉर्मली लोग ओवर द काउंटर जा कर के ख़रीद लेते हैं, कोई ब्रूफिन खा लेता है, कोई कॉम्बीफ्लैम खा लेता है, कोई मेफ्टालिस्पास खा लेता है, सबके ऊपर अलग अलग चीज़ें काम करती हैं। नॉर्मली अगर उनको ठीक से खाया जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती हैं। मेफ्टालिस्पास या कोई भी पेन किलर क्या होता है, आपको ये पेन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प हो क्यों रहा है, आपका जो ये यूट्रस है, ये इस यूट्राइन लाइनिंग को शेड ऑफ करने के लिए कुछ केमिकल्स बॉडी में निकालता है जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। कुछ लोगों की बॉडी में नॉर्मली वो ज़रूरत से ज़्यादा निकलता है, तो उन लोगों को पेनफुल मेंसेस बिना किसी कारण के होते हैं, स्पेशली प्राइमरी डिस्मेनोरिया या कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया। ये सारे मैं उन लोगों को समझाती हूँ कि जैसे आपको माइग्रेन होता है सर में, वैसे ही ये आपके यूट्रस और ओवरीज का माइग्रेन है। तो ये जो पेन किलर्स होते हैं इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की मात्रा को कम करते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन कम होता है तो यूट्राइन लाइनिंग शेड ऑफ होके कम गिरती है, तो आपका ब्लड फ्लो उस पर्टिकुलर साइकिल में कम हो जाता है। वो हमेशा के लिए कम नहीं हुआ है, वो सिर्फ उस साइकिल के लिए कम हुआ है, और उससे कोई घबराने की बात नहीं है। वो फ्यूचर में आपकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है। तो इसलिए दूसरी चीज़ है
तो फिर हम लोग आपको कुछ और दवाएं देते हैं जिसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स का बहुत अच्छा रोल है ये पेनफुल मेंसेस को कंट्रोल करने में। और हम बहुत दिनों तक 2-3 महीने 6 महीने किसी किसी को जिसको बहुत ज़्यादा पेन होता है पीरियड में उनको ओसी पिल्स पे रख देते हैं। एंडोमेट्रियोसिस होती है, लड़की यंग है, आजकल एक डायनोजेस्ट नाम की दवा आ गई है। ये सारी रेमेडीज जब फेल हो जाती हैं तो उनको हम एंडोमेट्रियोसिस में चूंकि ब्लीडिंग एंडोमेट्रियम के शेड ऑफ होने से हो रही है, वो बाकी जगहों पे भी शेड ऑफ हो रही है, तो ऐसी कोई भी टेक्निक जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम का शेड ऑफ होना बंद हो जाएगा, आपको पेन होना बंद हो जाएगा, बीमारी की प्रोग्रेस बंद हो जाएगी, जैसे किसी भी वजह से आपका एमसी बंद हो जाए, वो हम दवा से कर सकते हैं, इंजेक्शन से कर सकते हैं, या आप प्रेग्नेंट हो जाए या आपका यूट्रस निकल जाए। तो यूट्रस तो हम निकाल नहीं सकते हैं, प्रेगनेंसी बार बार आपकी हो नहीं सकती है, तो ऐसे में हम कुछ दवाएं देते हैं, कंटिन्यूसली खिलाते हैं जिससे आपको बीच में मेंसेस ना आए और आपका पेन रिलीफ लंबा रहे। लेकिन एक बार जब आप वो दवा छोड़ते हैं तो आपको दोबारा से मेंसेस शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को जिनको कॉपर टी अपनी जगह से खिसक गई है, उनको उसकी वजह से पेन हो रहा है, तो हम उसको निकाल देते हैं। अगर किसी के अंदर फाइब्रॉयड है, ग्रोथ है, वो बड़ी है और वो दवा से कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उसको हम सर्जरी करके उस ग्रोथ को निकाल देते हैं। कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो एंडोमेट्रियोमा है उस पर दवा इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है, तो हम सर्जरी करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं। जिन महिलाओं की फैमिली कंप्लीट हो गई है, जिनका उम्र 40 से ऊपर है, उन लोगों में कभी कभी यूट्रस तक निकालने की नौबत आती है, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं रिकैप करूँगी कि जब कभी भी पेनफुल पीरियड नॉर्मल नहीं होते हैं, सबसे पहली बात, हाँ वो उनके फिजियोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं जिसमें आपको साधारण रेमेडीज आपके ऊपर काम कर सकती हैं। तो पेनफुल पीरियड 2 तरह का होता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी जब आपके फर्स्ट पीरियड से शुरू हो जाता है, सेकेंडरी जब आपको बाद में होता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो है वो आपको नॉर्मली हो सकता है बिकॉज ऑफ ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन आपकी बॉडी बना रही है इसकी वजह से, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, या आपको ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, इरेगुलर पीरियड आ रहे हैं, या कुछ बीमारियां हैं जैसे एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस, फाइब्रॉयड, सर्वाइकल स्टेनोसिस और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या इन्फेक्शन, इन सब की वजह से भी पेनफुल पीरियड होता है। अगर कोई भी पेनफुल पीरियड आपको डे टू डे बेसिस पे अपना काम ना करने दे, लगातार हर महीने होता रहे, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपके डॉक्टर आपकी कुछ जांच कर सकते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, सीटी एमआरआई कर सकते हैं, बहुत रेयर केसेस में लैप्रोस्कोपी करने की ज़रूरत होती है, और इन जांचों के आधार पे वो आपको ट्रीटमेंट बता सकते हैं। अगर सब कुछ आपके अंदर नॉर्मल दिख रहा है, सिर्फ एक्सेसिव प्रोस्टाग्लैंडिन सेक्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में वो आपको कंजर्वेटिव रेमेडीज जैसे हॉट वाटर बॉटल बता सकते हैं, माइल्ड पेन किलर बता सकते हैं, आपको कुछ योगा एक्सरसाइज, समटाइम्स थोड़ा मूड स्विंग्स रोकने के लिए एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं। और ये सब चीज़ें अगर आपके ऊपर काम नहीं कर रही हैं तो आपको बर्थ कंट्रोल पिल या डायनोजेस्ट नाम की एक दवा होती है, उसके ऊपर डाल सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, इवन 1 ईयर के लिए। अगर ये सब भी फेल हो जाता है तो वो आपकी लैप्रोस्कोपी जांच कर सकते हैं। अगर आपको फाइब्रॉयड है, आपका एंडोमेट्रियोसिस बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो उसकी सर्जिकल जांच के अलावा उसी के साथ साथ उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट भी हो सकता है, और वो उसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। और आजकल ये माना जा रहा है कि दवा दे करके डिजीज़ को दबाने की बजाय लैप्रोस्कोपी करके जितना ज़्यादा उसको क्लीन कर दिया जाए, पेन रिलीफ उतना ज़्यादा होता है। ये आपकी बीमारी, आपका डिज़ायर ऑफ फर्टिलिटी, आपका एज और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, और इसके लिए आपको हमेशा एक सुपर स्पेशलिस्ट जो एंडोमेट्रियोटिक सर्जन है उससे सलाह लेनी चाहिए, जो आपको सही रास्ता दिखा पाए। और उसके अलावा आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने चाहिए। सेडेंट्री लाइफस्टाइल वालों को पेन ज़्यादा होता है, आपको फिजिकल कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए, अपना खाना बैलेंस रखना चाहिए। पीरियड के टाइम में आपको सॉल्टी फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। टी, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक के अलावा आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेमन टी से नारियल पानी पी सकते हैं।
मैंने बोला जिंजर टी, लेमन टी, मिंट टी, सिनेमन टी, ये सारी चीज़ें लीजिए, कोई जीरा वाटर पीजिए, नमक कम रखिए खाने में, प्रोटीन की मात्रा अपने डाइट में बढ़ाइए, कैल्शियम लीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए, ये सारी चीज़ें, और खुश रहिए, म्यूज़िक सुनिए, कुछ योगा और रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं उनको फॉलो कीजिए। योगा में चाइल्ड पोज होता है, मकरासन होता है, स्पाइनल ट्विस्ट होता है, ये सारे पोजेस बहुत ज़्यादा रिलीफ देते हैं पेन में। एब्डोमिनल मसाज स्पेशली विद एसेंशियल ऑयल्स बहुत इफ़ेक्टिव होता है अगर कायदे से किया जाए। हॉट वाटर बॉटल या हॉट हीटिंग पैड से अपने पेट की सिकाई करने से भी आराम होता है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पे आप पेन किलर खा सकते हैं। पेन किलर आपको पेन रिलीफ के साथ साथ आपका ब्लड फ्लो कम कर देता है, लेकिन वो सिर्फ उसी साइकिल में कम करता है, आगे जाकर के वो हमेशा आपका मेंसेस खराब नहीं करेगा, आपकी प्रजनन क्षमता या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल पे कोई असर नहीं डालेगा। और जब अगर भी कभी भी आपको लगता है कि आपको इस पेन के साथ फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है, फीवर हो रहा है, नोजिया हो रही है, वॉमिटिंग हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। आपको अपना मेंस्ट्रुअल कैलेंडर रेगुलरली बना के रखना चाहिए, कब पीरियड आया, कब खत्म हुआ, कितने दिन पेन हुआ, तो जिससे जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उस वक्त आपको बताने में आसानी रहेगी। फ्रीक्वेंट हॉट बाथ, दिन में 2 से 3 बार अगर आप हॉट बाथ लेते हैं तो उससे भी आप बहुत रिफ्रेश फील करते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो पेनफुल पीरियड में आप कर सकते हैं, जिससे आपको रिलीफ हो सकता है। और याद रखिए, पेनफुल पीरियड नॉर्मल नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी, मैंने आपकी कुछ क्वेरीज को सॉल्व किया होगा। अगर आपको ये वीडियो तो अपने फ्रेंड्स में और बाकी लोगों के बीच में इसको सर्कुलेट करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और मैं कोशिश करूंगी कि कोई ऐसा टॉपिक लूं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इससे मदद मिले। जैसा मैंने कहा, इंस्टाग्राम पे आने का मेरा मकसद मेरे यंगस्टर फ्रेंड्स हैं, उनकी जो भी क्वेरीज हों, जिस तरह की भी क्वेरीज हों, वो मेरे को यहाँ पे लिख सकते हैं चैट लाइन में। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करूं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय योर इवनिंग। बाय बाय।